जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार, एक ही क्लासेस HMH हनुमानगढ़ से। और रीट के इस बैच में हम फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिज़िक्स के पहले टॉपिक के बारे में हम देखें तो हमने प्रकाश को पढ़ लिया और प्रकाश के बारे में जितने क्वेश्चन आपके सिलेबस में आ सकते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहें, और उसके बाद जब हमारी लाइव सेशंस होंगे तो आप उसमें अपने डाउट्स को फुलफिल कर सकते हैं। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नया बिल्कुल फ्रेश टॉपिक शुरू कर रहे हैं, गति। तो गति के बारे में बहुत सी बातें आपने क्लास 9th में और क्लास 11th में बहुत डिटेल में बताया गया था। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से नहीं हैं, हो सकता है उनको जो है इतना डीपली नॉलेज नहीं हो, लेकिन यहाँ हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और फिर भी जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब यहाँ क्लियर हो जाएंगे, इजीली क्लियर हो जाएंगे। आप बस कंटिन्यूअसली इसको साथ बने रहें, जो है इस एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ 2, 3, 4 वीडियो जो हमारी आ रही हैं उनके साथ रेगुलर बने रहें। टॉपिक बहुत आसान से और बहुत इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं गति। तो वास्तव में गति होती क्या है, हमें पहले ये पता हो कि किसी वस्तु को गतिशील हम कब कहेंगे। तो उससे पहले हमें वस्तु का विराम अवस्था का होना पता जो है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मान लो अगर कोई वस्तु ऐसे किसी सतह पर रखी हुई है और सतह पर रखे हुए में उसके दो निर्देशांक होते हैं, एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ठीक, जैसे इस बोर्ड की भी अगर बात करें या आपके घर की किसी दीवार की बात करें तो वो दो जो दीवार हैं उसके दो ही अक्ष मिलेंगे, एक एक्स अक्ष के अनुदिश और एक वाई अक्ष के अनुदिश। ऐसे ही इस बोर्ड में भी एक एक्स अक्ष मिल रहा है आपको, एक वाई अक्ष मिल रहा है। तो अगर कोई वस्तु रखी हुई है और समय के सापेक्ष उसके एक्स अक्ष और वाई अक्ष में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अगर उसके निर्देशांकों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, तो समय के सापेक्ष अगर निर्देशांकों में परिवर्तन नहीं है तो इस वस्तु को हम विराम अवस्था में कहेंगे, स्थिर वस्तु कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे कोई छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो उसमें ये विराम वर्ड और ये रेस्ट वर्ड दिया होता है, तो आपको यहाँ से इस चीज़ को समझ लेना ज़रूरी है। एक और ख़ास बात, जो बच्चे पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो न्यूमेरिकल से नहीं डरे हैं। उन्होंने एक न्यूमेरिकल्स का बहुत बड़ा हवा बनाया होता है कि पता नहीं कितनी टफ होगी और क्या है। आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, सिर्फ कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो देखें, विराम के बारे में हमें पता लग गया कि समय के सापेक्ष उसके निर्देशांकों में कोई परिवर्तन नहीं आए तो उसे हम विराम वस्तु मानेंगे, विराम या स्थिर वस्तु मानेंगे। परंतु यदि समय के सापेक्ष उसमें अक्ष जो है बदलते चलें तो गति, उसको वस्तु को गतिशील कहा जाएगा। जैसे मान लो एक वस्तु यहां है और इसमें अलग अलग अणु हैं, ये अणु है, तो ये अगर अलग अलग अणु हैं और समय के सापेक्ष ये अणु यहां से चल के यहां पहुंच गए कुछ समय के पश्चात, तो हम कहेंगे कि इस वस्तु में गति हुई है। कम हुई है, ज्यादा हुई है, वो बात की बातें हैं, लेकिन गतिशील जरूर हुए हैं। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी समझनी है, आइंस्टीन से पहले इस वर्ड के बारे में भी बहुत रेयर चांस थे, नहीं ज्यादा डिटेल में बताया गया। एक वर्ड हमें पढ़ने को मिलता है, निर्देश तंत्र। अब ये निर्देश तंत्र क्या है? निर्देश तंत्र कहता है कि जी आपका नजरिया कैसा है, आपका दृष्टिकोण कैसा है। जैसे अगर मैं आपसे भी पूछूं कि आप अपने रूम में बैठे हैं, आप स्थिर हैं या नहीं हैं, तो 99% बच्चे यही कहेंगे हम स्थिर हैं। परंतु यदि उसी व्यक्ति को कोई चंद्रमा से देखेगा तो चंद्रमा से आप ऐसे घूमते हुए नजर आएंगे। हालांकि नजर तो नहीं आएंगे, लेकिन उसके लिए ही आपकी पृथ्वी घूम रही है तो आप भी घूम रहे हो, इसका मतलब आप गतिशील हैं। सेम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा छोटे लेवल पे लेके आते हैं। मान लो एक कार में 4 पैसेंजर गति कर रहे हैं, 4 पैसेंजर बैठे हैं और ये चारों पैसेंजर के बीच की दूरियां जो है वो निश्चित है, फिक्स दूरियों पर ये चारों चल रहे हैं। ये दूरियां जो है इन चारों पैसेंजर की आपस में निश्चित है। अब ये गाड़ी चलती जा रही है, अगर इन चारों से आपस में पूछा जाए कि भैया तुम गतिशील हो, तो ये तो एक दूसरे को देख के कहेंगे नहीं भैया हमारे में तो कोई गति नहीं हो रही, हम तो एक दूसरे को स्थिर मानते हुए चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति इनको देखे,
कोई बाहर का व्यक्ति इनको देखता है तो वो देखता है कि गाड़ी भी गतिशील है और गाड़ी के साथ ये जो 4 लोग बैठे हैं ये चारों भी गतिशील हैं। इसका मतलब गति का पता होना जो है वो निर्देश तंत्र पर डिपेंड करता है, किसी दूसरे के सापेक्ष पता लगता है। एग्जाम्पल के लिए सोच के देखें कि मान लो आप एक ऐसे डब्बे में, ऐसे किसी कंटेनर में बंद हैं जहां ना तो बाहर की कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, ना बाहर की कोई हलचल सुनाई दे रही है, कुछ नहीं पता लग रहा। आप अपनी आंखें खोलते हैं और सब कुछ बिल्कुल स्थिर दिखता है, लेकिन जैसे ही कोई खिड़की या पर्दा हटाते हैं, खिड़की खोलते हैं, तो पता लगता है कि आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चले जा रही है। तो वास्तव में आपको गति का पता तब लगा जब आपने बाहर किसी दूसरी चीज को देखा जो आपके सापेक्ष गतिशील थी। आप खुद को स्थिर मान रहे थे, लेकिन वो बाहर वाली चीज चलती हुई जा रही थी। तो इसका मतलब गति हमें तब बताई जा सकती है जब आप किसी वस्तु के सापेक्ष कैलकुलेशन करते हैं, अदरवाइज सारी वस्तुएं स्थिर मानी जाएंगी। प्लेटफॉर्म पे जो खड़े हैं वो चलती हुई ट्रेन को गतिशील बताते हैं, उसके अंदर के यात्रियों को गतिशील बताएंगे, लेकिन ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो सारे एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, सभी स्थिर माने जाएंगे। ठीक है, तो यहां ये निर्देश तंत्र को समझना जरूरी था। निर्देश तंत्र का मतलब दृष्टिकोण, किस तंत्र से आप देख रहे हैं। जनरली निर्देश तंत्र एक्स, वाई और जेड 3 आयाम के होते हैं, 3 डायरेक्शंस में होते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड का एक्स अक्ष हो गया है, ये वाई अक्ष हो गया है, और अगर बाहर की तरफ आएंगे तो ये जेड अक्ष, या फिर इसके अंदर की तरफ जाएंगे तो भी जेड अक्ष है। तो एक्स, वाई, जेड से आप इसकी कैलकुलेशन को इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गति के प्रकार की। तो गति के प्रकार में गति को हमने कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला पोर्शन है विमा के आधार पर। विमा के आधार पर गतियां कितनी प्रकार की होती हैं? तो विमा के आधार पर गतियां 3 प्रकार की हैं। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। त्रिविमीय, इसको आप शॉर्ट में 1D, 2D और 3D भी कह सकते हो। ओके, क्या क्या होती हैं चेक करें। अगर कोई वस्तु ऐसे गति करे कि उसके सिर्फ एक अक्ष में परिवर्तन हो, सिर्फ एक अक्ष के सापेक्ष एक्स अक्ष में परिवर्तन हो, या सिर्फ वाई अक्ष में परिवर्तन हो, या सिर्फ जेड अक्ष में परिवर्तन हो, तो उसको हम एक विमीय गति कहेंगे। जैसे हाईवे पर दौड़ती हुई कार, हाईवे पर जब कार चल रही है तो वो अपनी फिक्स लाइन में चलती है, ऐसा नहीं है कि वो लेफ्ट राइट हो जाएगी। लेफ्ट राइट अगर हो जाएगी तो आप जाएंगे कार में, आएंगे अखबार में। ओके, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखें। हाईवे पर जब भी गाड़ी चलाएं अपने इस डायरेक्शन में, अपनी लाइन में चलाएं। ओके, हाँ जी, तो हाईवे पर जो गाड़ी चल रही है वो एक विमीय का एग्जाम्पल है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि एक ट्रैक पर दौड़ते हुए जो धावक हैं, जो रनर है, उसकी गति, उसका जो दौड़ना है उसकी गति भी एक विमीय गति है। ट्रेन की गति भी एक विमीय गति है, क्योंकि ट्रेन हमेशा उसी पथ को फॉलो करेगी जिस पर पटरी बिछी हुई है, उसके अलावा तो जाएगी नहीं। तो ट्रेन की गति भी एक विमीय गति है, उसमें भी परिवर्तन सिर्फ एक अक्ष के सापेक्ष ही हो रहा है। ओके, तो ये एग्जांपल आप ले सकते हैं अगर एक ही विमा में या एक ही अक्ष के अनुदिश परिवर्तन हो तो। दूसरा एग्जांपल, दूसरा है 2D। 2D में मतलब 2 डायमेंशन, इसका मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसमें एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। पिछले वाले में अकेला एक्स था या अकेला वाई था ना, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो इस बोर्ड पर कुछ भी लिखूंगा तो उसकी एक स्थिति बताने के लिए मेरे को इस एक्स अक्ष और इधर वाई अक्ष, उसकी इन दोनों के लिए जो है निर्देशांक की आवश्यकता बनेगी। जैसे मैंने ये डॉट लगाया है यहाँ, अब इस डॉट को अगर पहचानना है कि ये डॉट कहाँ लगा है, तो उसके लिए मेरे को इस एक्स अक्ष के निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी कि जी इस मूल बिंदु से, इस सिरे से कितना एक्स अक्ष के लिए निर्देशांक बनाना पड़ा, तो ये एक्स अक्ष का निर्देशांक आ जाएगा। अच्छा, इसी मूल बिंदु से वाई अक्ष के ऊपर की तरफ कितना निर्देशांक बनाना पड़ा, तो मेरे को इस एक बिंदु की व्याख्या के लिए 2 निर्देशांकों की आवश्यकता है। इसीलिए अगर कोई वस्तु इस बोर्ड पर चलेगी तो उसकी गति 2D मानी जाएगी, द्विविमीय मानी जाएगी। ठीक है, अब बोर्ड के अलावा आप दीवार यूज कर लो तो पूरी दीवार पर चलेगी तब भी,
पूरी दीवार पर अगर वस्तु चले, कोई वस्तु गति करे, तो उसको भी हम जो है द्विविमीय गति लेंगे। जैसे चींटी की गति, चींटी इस दीवार पर चलेगी, फर्श पर चलेगी, तो फर्श पर भी तो द्विविमीय ही है। फर्श पर या तो एक एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है, हवा में ऊपर तो उड़ नहीं सकती। अगर किसी दीवार पर चल रही है तो दो ही अक्ष होंगे। आप भी फर्श पर चलते हैं तो 2D में ही चलते हैं। आपकी गाड़ी मार्केट में चल रही है या रैंडमली आप जो है किसी ग्राउंड में गाड़ी सीख रहे हैं, तो आपकी गाड़ी जो लेफ्ट राइट कहीं भी घूम रही है वो 2D में ही घूम रही है। तो गाड़ी की गति जो गलियों में सड़कों पे नॉर्मली जो घुमा रहे हैं उसको आप 2D में लेंगे। ध्यान दें, अगर वही गाड़ी हाईवे पर कहीं जाएगी तो उसको आप एक विमीय गति में काउंट करेंगे, और वही गाड़ी अगर गलियों में घुमा रहे हैं आप, तब उसको आप 2D गति में काउंट करेंगे, क्योंकि 2D में आप कहीं भी कभी भी मुड़ सकते हैं, है ना। हमारे इंडियंस की ड्राइविंग स्किल्स वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना। नाउ नेक्स्ट है 3D, त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब ये कि जिसमें एक्स अक्ष भी हो, वाई भी हो, और ऐसे बाहर की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसको मैं बोर्ड पे तो बना नहीं सकता, इसलिए इसको मैं ऐसे इस तरफ बना देता हूं, ऐसे जेड अक्ष, ऐसे बाहर की ओर, ये बाहर की ओर है। तो अगर कोई वस्तु ऐसे त्रिविमीय में अगर हो, तब आप उसकी स्थिति कैसे बताएंगे। जैसे मैं ये कहूं कि एक मच्छर मान लो यहां हवा में यहां से उड़कर यहां आ गया, यहां बाहर, ऐसे बाहर ऐसे, तो आप देखते हैं कि इस मच्छर ने एक्स अक्ष वाली ये दिशा भी तय की है, ऊपर भी गया है, ऐसे बाहर की तरफ भी आया है, यहां से यहां आ गया, ऐसे इधर आ गया। तो इसका मतलब इसकी स्थिति को बताने के लिए, इसकी अवस्था परिवर्तन को बताने के लिए हमें 3 निर्देशांकों की आवश्यकता है। तो 3 निर्देशांकों की आवश्यकता है, इसलिए त्रिविम की गति हो गई, रॉकेट की गति, मच्छर की गति, पतंग की गति। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये सारे त्रिविम, उड़ते हुए गुब्बारे की गति है, ये सब त्रिविम के एग्जाम्पल हैं। आप इसके अलावा चाहे जो एग्जाम्पल्स, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम तो गति के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। गति के प्रकार में पहला प्रकार हमने पढ़ लिया विमा के आधार पर, दूसरा है प्रकृति के आधार पर। ठीक, दूसरा एग्जांपल प्रकृति के आधार पर। कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार हैं भैया, इसमें कुछ फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, देखते हैं क्या क्या प्रकार हैं। सबसे पहला स्थानांतरण गति, इंग्लिश में लिखें ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये नहीं सोचें कि हमें कौन सा अंग्रेज बनना है, हम इंग्लिश मीडियम पे फोकस क्यों करें। ध्यान दें, कुछ वर्ड ऐसे हैं फिजिक्स में जिनको आप इंग्लिश में पढ़ लेते हैं या साथ साथ पढ़ते चलते हैं तो वो समझने कुछ ज़्यादा इजी हो जाते हैं, बाकियों से ज़्यादा इजी हो जाते हैं। ओके, तो पढ़ लेना चाहिए, इतने अनपढ़ थोड़ी हम। हाँ जी, नाउ स्थानांतरण गति क्या होती है, पहले स्थानांतरण गति को समझते हैं। देखें भैया, मान लो एक वस्तु में ये एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु था, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। एक वस्तु में इतनी बड़ी वस्तु है कुछ, और इस वस्तु में ये अलग 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 अणु है। ठीक है भैया, ये अलग अलग अणु हैं, और कुछ समय बाद में ये अणु यहां से चल के यहां पहुंच जाते हैं। ये पूरी वस्तु ये यहां पहुंच जाती है। मान लो ये यहां से यहां तक जाने में 5 मीटर दूरी तय कर रहे हैं। तब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 5 मीटर दूरी इस पूरी वस्तु ने तय की है या हर कण ने तय की है। देख सकते हैं आप, ये वाला कण भी यहां से यहां तक गया तो 5 मीटर चल के गया है, ये वाला कण भी 5 मीटर चल के गया, अगला कण भी 5 मीटर चल के गया। इसका मतलब इसके अंदर जितने कण थे उन सब की दूरियां बराबर बराबर रही हैं। बराबर बराबर दूरियों पर जो वस्तु गति कर रही है उसको हम स्थानांतरण गति कहेंगे, जो बराबर बराबर दूरियां रही हैं। लेकिन बहुत सारी गति ऐसी हैं जो स्थानांतरण गतियां नहीं होती, उसको हम आगे के इन पार्ट्स में पढ़ेंगे। स्थानांतरण गति के एग्जांपल में आप ले सकते हो कार की गति, आपकी गति। आप भी चलते हो तो पूरे हाथ पैर सबको साथ में लेके चलते हो, दिमाग भले ही कहीं छोड़े हो, है ना, लेकिन बॉडी तो सारी साथ में चलती है। तो आपकी गति भी स्थानांतरण गति है। हर बिंदु की गति वस्तु की गति के अगर बराबर रहे तो उसको हम स्थानांतरण गति कहेंगे। लेकिन अगर ये बराबर नहीं रहे तो अलग टाइप की नेचर रह सकती है। कैसे कैसे, तो उसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं घूर्णन गति।
घूर्णन गति में कौन कौन सी वैल्यूज काउंट होंगी? तो जब कोई वस्तु कहीं घूर्णित अवस्था में आ रही है, घूर्णित मतलब ऐसे वर्ताकार चक्कर लगा रही है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छल्ले को हम घुमाते हैं, छल्लो है कोई दे यार भाई को छल्ले दे, वही दे वो काट देगी बीच में। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मान लो इस छल्ले को हम घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो क्या हर बिंदु बराबर बराबर दूरियां तय कर रहा है? तो आप देखें इस छल्ले में अलग अलग बिंदु हैं, इन अलग अलग बिंदुओं की दूरियां भी अलग अलग हैं। यहां आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है। आराम से देख सकते हैं इसमें 4 बिंदु हैं, 4 अलग अलग दूरियां हैं। तो वस्तु तो एक ही है, लेकिन जब हम इसको वर्ताकार पथ में घुमाएंगे तो देखें जरा कि ये वाला जो बिंदु है पहला ये छोटा सा चक्कर बनाएगा इससे। अच्छा, इसके आगे वाला जो बिंदु है ये थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाएगा। इसको घुमा के देखें ऐसे, तो छोटे वाला जो कण है जो इस अक्ष के जो बिल्कुल पास में है वो एक छोटा सर्कल बना रहा है, ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना रहा है, और ऊपर वाला थोड़ा सा और बड़ा सर्कल बना रहा है, लेकिन और ऊपर वाला और बड़ा सर्कल बना रहा है। तो जब आप वस्तु को ऐसे घुमा रहे हैं तो हर कण बराबर बराबर दूरियां तय नहीं कर रहा है। आप घुमा के देखें, हर कण बराबर बराबर दूरियां तय नहीं कर रहा है। अब इसके अंदर थोड़ी सी फिजिक्स लगानी है। बच्चे कहते हैं फिजिक्स टफ है, कहाँ है टफ? ध्यान से देखो कि अगर ये छोटा रास्ता घूमना है, इस कण को छोटा सा रास्ता घूमना है और इस कण को बड़ा रास्ता घूमना है, लेकिन देखने में क्या है, सारे एक साथ घूम रहे हैं, टाइम उतना ही है। इसका मतलब इसका एक चक्कर जब लगेगा, ऐसे जब हम इसको घुमाएंगे, एक चक्कर जब लग रहा है तो सबका बराबर ही लग रहा है एक चक्कर। छोटे वाले का भी एक चक्कर बराबर लग रहा है, बड़े वाले का भी एक चक्कर बराबर लग रहा है। तो सिंपल सी बात, टाइम जब बराबर लगना है तो छोटे वाले को टाइम तो उतना ही है, छोटे वाले का पथ कम है तो वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां आगे चले तो इस आगे वाले को लंबा पथ तय करना है, टाइम उतना ही है तो इसका वेग बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। इधर वाले का वेग और बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर वाले का वेग और बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे इधर सेंटर से दूर होते जाएंगे वेग बढ़ता जाएगा। तो अपने गाँव में जो झूले लगते हैं, डोलर इंडा देखा होगा आप लोगों ने, तो उसके अंदर सेंटर से एक्सेस बहुत दूर है, वो बहुत हाइट पर है। तो जब वो ऐसे घूमेगा, इतनी हाइट पे जब घूमेगा वर्ताकार में, तो बिल्कुल ऊपर वाले सिरे पर जाकर जो उसकी गति बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। हमें इसी वजह से डर लगता है, तो वो इसी वजह से डर लग रहा है क्योंकि ऊपर की ऊपर गति ज्यादा तेज। उस अक्ष से जो सेंटर के पास में है उसका वेग कम है, आगे वाले का वेग थोड़ा सा ज्यादा, आगे वाले का वेग ज्यादा, उस आगे वाले का वेग सबसे ज्यादा, तो आपको बिल्कुल सिरे पर बिठाया जाता है, तो वहां वेग बढ़ जाता है। हर बिंदुओं का वेग बराबर नहीं रहता जैसा स्थानांतरण में रहता है। तो ऐसी गति को हम क्या कह देते हैं, घूर्णन गति, जो एक अक्ष के चारों ओर ऐसे अलग अलग ऐसे चारों ओर घूमती है, एक अक्ष के चारों ओर घूमती है। आगे हम इसको और थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास दोलन गति। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है भैया, दोलन गति और आवर्त गति। पिछली रीट के पेपर में जो है ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, दोलन गति और आवर्त गति से। इसको हम अलग से समझते हैं, ध्यान दें। क्या है भैया दोलन गति? आवर्त गति। ध्यान दें, आवर्त गति वो होती है जो अपने पथ को बार बार दोहराती है। ठीक, सिंपल सा मोशन, सिंपल सा एग्जांपल। इंग्लिश में अगर इसको लिखें तो इसको लिखते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक वर्ड किससे बना है? पीरियड से बना है, और पीरियड जो आपके क्लास वाले रहते हैं, ठीक है, तो जो एक निरंतर समय अंतराल के बाद में वापस उसी पथ को दोहरा रहे हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे? पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति। जैसे एग्जाम्पल के लिए सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। कितने समय में लगाती है? 365 दिनों में। 365 दिनों में, सही तो 365 दिन 6 घंटे में होते हैं। अच्छा, 365 दिनों में एक चक्कर लगाया और फिर वही 365 दिनों में दोबारा, समय उतना ही है, उतने ही समय बाद में फिर चक्कर। तो जो अपने पथ को बार बार दोहराए, पथ का दोहराव जहां हो, उसको हम आवर्त गति कहेंगे।
बस अब इसकी परिभाषा आप चाहे जैसे बना लें। देखो फिजिक्स बहुत आसान है, बस बच्चे ना किताबों को पढ़ के फिजिक्स को बहुत ज़्यादा टफ बना देते हैं। उस लैंग्वेज को उतना इजी वे में जितना आप लिख सकते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में, मारवाड़ी में, हिंदी में, राजस्थानी में, जैसा चाहें लिखें, समझने से मतलब है। ठीक है, तो पथ का दोहराव जहां मिल रहा है तो उसको हम आवर्त गति कहेंगे। अच्छा, और कहां कहां मिलता है पथ का दोहराव? तो आप देखें घड़ी की सुइयों में, सेकंड वाली सुई पूरे 60 सेकंड के बाद में एक चक्कर पूरा करती है, 60 सेकंड के बाद में अपने पथ को फिर दोहराती है। अब मैं आपसे पूछूं मिनट वाली सुई कितने समय में दोहराएगी? तो मिनट वाली सुई 1 घंटे के बाद अपने चक्कर को दोहराएगी, और घंटे वाली सुई तो गलती से भी 24 घंटे नहीं बता दें, घंटे वाली सुई 12 घंटे बाद में अपने चक्कर को दोहराती है। तो जो अपने चक्कर को दोहरा रही है उसको हम आवर्त काल कहेंगे, आवर्त गति कहेंगे, और एक चक्कर में लगने वाले समय को आवर्त काल कहेंगे। ठीक है, ये आगे की बात है। एक चक्कर के समय को, एक चक्कर में लगने वाला समय आवर्तकाल रहेगा। टाइम पीरियड कैपिटल टी रखते हैं। और आवृत्ति अगर निकालनी हो कि आवृत्ति क्या रहेगी, तो आवृत्ति होती है इस आवर्तकाल का व्युत्क्रम 1/t। ठीक है, कि कितनी आवृत्ति रहेगी। हालांकि आवृत्ति के बारे में आपको ध्वनि जब पढ़ाएंगे, जब तरंग हम पढ़ेंगे, तब हम दोबारा से इस टॉपिक पे डिस्कशन कर लेंगे। ओके, आवर्तकाल तो आवर्त गति तो हो गया। नेक्स्ट दोलन गति। दोलन गति क्या है? दोलन गति वो होती है जो एक मध्य अवस्था के इर्द गिर्द गति करे, जैसे पेंडुलम की गति। तो पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम सेंटर में है और अपने मध्य स्थिति से लेफ्ट या राइट, आगे पीछे गति करती है। इस टाइप की गति को हम दोलन गति कहेंगे। ये पेंडुलम, और इधर से ये आगे की तरफ जाता है तो इसको हम इंग्लिश में टू कह देते हैं। पीछे की तरफ जा रहा है तो टू और फ्रो, टू एंड फ्रो। ठीक है, इर्द गिर्द गति करना। अब इसमें से किसको इर्द कहते हैं, किसको गिर्द कहते हैं, वो तुम इंग्लिश वालों से पूछ लेना। ठीक है, हाँ, तो अपने मध्य स्थिति से जो इर्द गिर्द गति करे उसको हम दोलन गति कहेंगे। जैसे घड़ी का पेंडुलम, झूले की गति, आप झूले पे बैठ जाते हैं और झूला लेफ्ट राइट अपने मध्य स्थिति से आगे पीछे ही चल रहा है। झूले की गति दोलन गति है। पेंडुलम की गति है लकड़ी के ऊपर, पानी के ऊपर एक लकड़ी का गुटका रखो तो वो डूबेगा तो नहीं, लेकिन उस गुटके को थोड़ा सा दबा के छोड़ दें तो हम देखते हैं गुटका भी ऊपर नीचे गति कर रहा है, वो भी दोलन गति है। स्प्रिंग से कोई वस्तु लटका दी, उसको खींच के थोड़ा सा छोड़ दो तो स्प्रिंग से जो वस्तु लटक रही है वो भी ऐसी दोलन गति करती है। अब यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आवर्त गति वो थी जो अपने पथ को दोहराती है, और स्प्रिंग से जो वस्तु लटकी है क्या वो अपने पथ को नहीं दोहरा रही? वो भी अपने पथ को दोहरा रही है। तो यहाँ तो गड़बड़ हो गई कि सर कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो ना। तो यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली नोट लगा के लिखवा देता हूं, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी भी दोलन गति पर पूछा जाएगा तो ये स्टेटमेंट 100% आएगा ही आएगा। प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है। परंतु प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति नहीं होती। तो दोनों के कंसेप्ट लगा के देखो जरा कि दोलन गति और आवर्त गति को हमने क्या क्या बताया। आवर्त गति मतलब जो अपने पथ को दोहराए, बस कोई जरूरी नहीं है पूरा चक्कर लगा के ही दोहराए। और दोलन गति वो जो इर्द गिर्द कंपन करे। तो जो इर्द गिर्द चल रहा है, घड़ी का पेंडुलम अपने पथ को दोहरा रहा है, तो आवर्त गति तो है, साथ साथ दोलन भी है। लेकिन हर आवर्त गति दोलन गति है क्या? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो क्या इर्द गिर्द चल रही है? इर्द गिर्द तो नहीं चल रही, तो वो वास्तव में पूरा चक्कर लगा के फिर आती है। तो वो आवर्त है लेकिन दोलन नहीं है। घड़ी की सुइयां जो चल रही हैं वो आवर्त है लेकिन दोलन नहीं है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स में जो भी है स्टार्स बना के या कहीं लिख लें, अदरवाइज आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे।
बहुत जल्द हमारी एप्लीकेशंस आ रही हैं और उस एप्लीकेशन में हम अपने नोट्स भी आपको मेंशन करवा देंगे, अलग से नोटबुक लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे नहीं हैं वो इन वीडियोस को 1-2 बार देख लो, ज़्यादा टफ नहीं है, 2-3 बार जब भी आपके पास टाइम है। ज़्यादा लंबी वीडियोस तो हमारी है भी नहीं, आधे घंटे की वीडियो खाना खाते खाते देख सकते हो, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएंगी, क्यों लिखने में टाइम वेस्ट करते हो। अच्छा आगे चलें। दोलन गति में पिछले साल क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये चीज थोड़ा सा ध्यान दो। ये दोलन गति है, ये कोई पेंडुलम है और पेंडुलम हमारा गति कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, यहां और यहां, इन दो बिंदुओं तक आ रहा है। अच्छा, ये जो बिंदु है ये अधिकतम विस्थापन बिंदु कहलाता है, ये न्यूनतम विस्थापन बिंदु है। इसको आप झूले की तरह समझो कि जी मान लो ये झूला आप झूल रहे हैं और झूला यहां से अधिकतम तक गए फिर वापस आए, फिर ऐसे अधिकतम गए फिर वापस आए, ऐसे झूला चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो झूला ये अधिकतम विस्थापन यहां तक जा रहा है और यहां भी अधिकतम विस्थापन तक जा रहा है, ये न्यूनतम विस्थापन है उसका। तो जब झूला ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते समय पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है, तो झूले का वेग धीरे 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 यहां तक ऊपर आते आते घटता जाएगा, ठीक है। और जैसे यहां से नीचे जाना शुरू होगा ना तो उसका वेग फिर बढ़ता जाएगा। तो यहां तक आते आते उसका वेग घट रहा है, यहां आते आते उसका वेग शून्य हो जाता है, एक क्षण के लिए शून्य हो जाता है, क्योंकि उसको दिशा बदलनी है। पहले वेग ऊपर होता है, फिर नीचे आते समय वेग नीचे होना है, तो दिशा बदलते समय एक क्षण के लिए शून्य, यहां वेग जो है वो शून्य हो जाता है। और हमने ऊर्जाएं 2 टाइप की पढ़ी है भैया। ऊर्जाएं कौन कौन सी पढ़ी, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने पढ़ा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा mgh। ये 2 फॉर्मूले हमने पढ़े, लेकिन एक सिंपल सी बात, जब यहां वेग ही शून्य हो गया तो वेग शून्य हो गया, यहां वेग शून्य करो, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इन बिंदुओं पर, इन दोनों बिंदुओं पर ध्यान दें, स्पेशली इन दोनों सीमांत बिंदुओं पर, चरम बिंदुओं पर, यहां गतिज ऊर्जा न्यूनतम या यूं कहें शून्य होती है, शून्य होती है। और जहां गतिज ऊर्जा शून्य है वहां स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। अच्छा, अब झूला नीचे जाना शुरू हो रहा है, तो ये एक्सपीरियंस आप खुद बताएं, वो ड्रैगन वाला झूला झूला होगा आप लोगों ने, है ना। सबसे ज्यादा वेग कहां होगा, तो जब सबसे ज्यादा वेग हमें देखने को मिलता है जब झूला सेंटर से गुजर रहा होता है, यूं। तो जो लोग सेंटर में बैठे होते हैं उनको सबसे ज्यादा वेग फील होगा। क्यों? क्योंकि जब ये इस बिंदु से गुजरेगा तो यहां वेग बढ़ता, नीचे से यहां आते आते वेग बढ़ता जाएगा। तो इस बिंदु की अगर बात करें तो यहां गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है यहां, और यहां स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। स्थितिज ऊर्जा जो है वो शून्य होती है। लास्ट ईयर रीट के एग्जाम में ये चीज पूछी गई थी कि चरम बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या अनुपात रहता है, या यूं कहें कि गतिज ऊर्जा कहां शून्य रहती है, कहां अधिकतम रहती है। तो यहां कंसेप्ट समझ लो, अपने झूले वाला अंदाजा लगाओ कि जब आप झूला झूल रहे हैं तो ऊपर चलते चलते धीरे धीरे वेग घटेगा, यहां स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। नीचे आते जाओगे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। ये जो है ये दोनों को मिला के हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और इन दोनों का योग हमेशा नियत रहता है। जैसे मान लो कुल ऊर्जा है हमारे पास 10, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुल ऊर्जा है हमारे पास 10। अब इस 10 में से कुछ पोर्शन गतिज का रहेगा, कुछ स्थितिज का रहेगा। अब 10 के कैसे कैसे टुकड़े हो सकते हैं आप खुद बना के देखो। जैसे 0 और 10 हो सकता है सबसे पहला, कि गतिज ऊर्जा क्या रहे 0 और स्थितिज ऊर्जा क्या रहे 10। तो कहां रहेगी ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा यहां मिलेगी, क्योंकि यहां गतिज ऊर्जा क्या है, 0 है। अच्छा, दूसरा फिर 1 और 9 हो सकता है, लेकिन योग अभी भी क्या रहना है, 10 ही रहना है। फिर 2 और 8 हो सकते हैं, फिर 5 और 5 भी हो सकते हैं, फिर ये वापस से 9 और 1 हो सकते हैं, और फिर कहीं ये भी हो सकता है कि 10 और 0 हो जाए। इसका मतलब ये वाली स्थिति कहां मिलेगी,
ये वाली स्थिति मिलेगी हमें यहां पर, जहां गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 10 और स्थितिज ऊर्जा 0। लेकिन आप देखें कैसा भी सेटअप रहे, इन दोनों का कुल योग जो है वो हमेशा संरक्षित रहेगा। इसीलिए हमने ऊर्जा का एक बहुत यूनिवर्सल लॉ बना रखा है। यूनिवर्सल मतलब शाश्वत सत्य है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में छुपता है, ठीक है, और इतने घंटे का दिन होता है, ये होता है, ये जैसे शाश्वत सत्य है, वैसे भी फिजिक्स का शाश्वत सत्य है कि कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, कभी भी नष्ट नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, और वो बदलती हुई हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक, यहाँ बदल सकती है। एक चीज और यहाँ जो है, हालांकि अपने सिलेबस का नहीं है, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते टाइम गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? बच्चे देखते हैं कि जी झूला झूलते समय हमें कूदना है, बच्चों ने स्टंट मारते हुए देख लिया किसी को। अब ये झूला झूल रहे हैं, झूला झूलते हुए जंप मारेंगे जी, तो तुम बताओ सीधा सा कि किस बिंदु पर जंप मारना आसान रहेगा? यहां जंप मारना आसान रहेगा कि यहां रहेगा? अगर स्टंट मारने हैं तो भैया जो यहां जंप मारेगा ना, तो वो मिट्टी का टेस्ट पता लग जाएगा उसको, मिट्टी किस टेस्ट की है, ठीक है। और जो यहां जंप मारेगा वो आगे फ्लिप भी मार सकता है, जो है राउंड मार के सीधा खड़ा भी हो सकता है, लेकिन यहां जिसने ट्राई किया वो उसको पता लग जाएगा मिट्टी किस टेस्ट की है, ठीक है। तो कभी भी झूला झूलते समय जंप नहीं मारे। जंप अगर करना भी है तो पहले थोड़ा सा तरीका सीख लें, झूले को यहाँ आने दें, जिस बिंदु पर वेग शून्य हो रहा है, जिस बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो रही है, वहां थोड़ी सी कोशिश करें। यहाँ खड़े खड़े कोशिश करेंगे तो झूले की खुद की गतिज ऊर्जा ज्यादा है, ऊपर से तुम ऊर्जा लगाने जा रहे हो तो ऊर्जा नष्ट तो होगी नहीं, वो कुछ ना कुछ आउटपुट देगी, वो आउटपुट तुम्हारे दांतों पे आगे लगेगा। तो यहां तक हमने गति के बारे में पढ़ लिया। गति के बारे में बहुत सारी बातें होगी, और वास्तव में विराम अवस्था से और गति वस्तु गतिशील होती कैसे है इसके बारे में पढ़ लिया। एक छोटा सा पोर्शन और बचा हुआ है हमारा, वृत्ताकार गति, ठीक है। वृत्ताकार गति और पढ़ लेते हैं, सर्कुलर मोशन। वृत्ताकार गति क्या होती है? तो जैसे चक्कर लगा रही है पृथ्वी, चक्कर लगा रही है, वो वृत्ताकार गति है। जहां सर्कल बन गया वो वृत्ताकार गति है। जैसे आप बाइक को टर्न कर रहे हो तो वृत्ताकार गति है। तो जो भी चीज वृत्ताकार पथ में घूम रही है उसमें उसका गतिशील होना ही वृत्ताकार गति है। और इस वृत्ताकार गति को बताने का आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है इसमें लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो ये क्या होता है इसको 2 मिनट में अपने समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा पोर्शन है। देखें, मान लो एक वस्तु ऐसे वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है, ठीक है। एक व्यक्ति ऐसे दौड़ रहा है, या मौत का कुआं देखा ना सबने, हाँ, तो मौत के कुएं में कोई ऐसे साइकिल ऐसे बाइक चला रहा है मान लो कोई, तो जब व्यक्ति यहां है, इस बिंदु पर है, तो उसकी दिशा किस तरफ है, उसकी गति की दिशा किस तरफ रहेगी? तो गति की दिशा हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, याद रखें। इधर भी रहेगा तो स्पर्श रेखा के अनुदिश रहेगा, इधर भी रहेगा तो स्पर्श रेखा के अनुदिश रहेगा, इधर भी रहेगा तो स्पर्श रेखा के अनुदिश रहेगा। अच्छा, तो इस बिंदु पर ये इस चक्कर पे चल सके उसके लिए इस पर 2 बल लगते हैं। एक तो अंदर की ओर बल लगता है और एक बाहर की ओर बल लगता है। जो अंदर की ओर बल लगता है उसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ध्यान रखें, अभिकेंद्रीय। और जो बाहर की ओर बल लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। अपकेंद्रीय बल कहेंगे उसको। अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय, बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल। और हर वस्तु जो वृत्ताकार पथ में घूम रही है उस हर वस्तु पर यह बल लगेगा ही लगेगा। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हालांकि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला तो होता है mv²/r, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला तो ये होता है mv²/r, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में जहां जहां हम वृत्ताकार पथ पढ़ते हैं वहां अभिकेंद्रीय बल का लगने का कारण बदल जाता है। ये कुछ ऐसा है कि आप कहें कि ये नाजायज औलाद नहीं है, इसका कोई ना कोई बाप उपलब्ध होगा, और अलग अलग कंडीशन में इसके बाप अलग अलग होते हैं। तो इसको अवेलेबल करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग बलों पर है। जैसे मान लो एक पानी की आधी बाल्टी को आप उठाते हैं और उस बाल्टी को उठा के यूं वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं, तो हिसाब से उस बाल्टी के पानी को यहां जब पानी रहेगा तो उसको नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको इतने वेग से घुमाते हैं कि पानी यहां गिरता नहीं है, बिल्कुल जो है पूरा चक्कर पूरा कंप्लीट करता है, अपना पूरा पथ कंप्लीट करता है।
अब इस पथ के कंप्लीट करने में, इस वृत्ताकार पथ को पूरा बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट है ये हाथ का तनाव बल। ये हाथ जितना टेंशन में रहेगा, या रस्सी, जिस रस्सी को आप घुमा रहे हो वो रस्सी जितनी तनी हुई रहेगी, वो वृत्ताकार पथ उतना ही संभवतः पूरा हो पाएगा। तो यहां अभिकेंद्रीय बल का रीजन कौन बना, अभिकेंद्रीय बल का बाप कौन आ गया, यहां उसको हम तनाव बल से शो करेंगे। सेम ऐसे ही मान लो आप एक वृत्ताकार पथ में गाड़ी को घुमा रहे हैं। अब गाड़ी घुमाते समय, बाइक पर चल रहे हैं, गाड़ी घुमाते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज इधर ऐसे स्पर्श रेखा की दिशा में चले जाओगे, ध्यान रखना। तो हिसाब से जब आप टर्न कर रहे होते हैं गाड़ी को, तो वो डिपेंड करता है कि गाड़ी पर टायरों पर घर्षण कितना लग रहा है, रोड किस मटेरियल की बनी हुई है, सड़क पर रोड और टायर के बीच में जो सरफेस है वहां पानी तो नहीं है, कोई ऑयल तो नहीं बिखरा हुआ। अगर वहां जो उपलब्ध घर्षण है उससे कम अनुपात का घर्षण रहेगा तो आपकी गाड़ी स्लिप हो जाएगी। तो वहां जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, उस अभिकेंद्रीय बल का वहां रीजन है घर्षण बल। तो अभिकेंद्रीय बल ही है वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते समय, लेकिन वहां घर्षण बल है रीजन उसका। सेम ऐसे ही पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो अभिकेंद्रीय बल यहां भी लग रहा है, ये सूर्य है और अर्थ ऐसे इसके चारों ओर अगर घूम रही है तो सन ने जो है अर्थ को बांध रखा है, अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल लगेगा। लेकिन यहाँ रीजन क्या होगा अभिकेंद्रीय बल का, तो हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम में पढ़ा था, याद हो आपको, G = m1 m2/r²। ये गुरुत्वाकर्षण का बल है। जब आप बल पढ़ेंगे तब आपको ये फॉर्मूला दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। तो वास्तव में इन दोनों पिंडों के मध्य ये बल है जो अभिकेंद्रीय बल उपलब्ध करवा रहा है। तो अभिकेंद्रीय बल हमारे एक्सपीरियंस में होता जरूर है, लेकिन उसके रीजंस अलग अलग होते हैं। अब कुछ बुक्स वाले ये लिखते हैं कि अभिकेंद्रीय बल जैसा कोई बल ही नहीं होता और ये छद्म बल है, ये आभासी बल है। तो सबके एक्सप्लेन करने का तरीका सबका अलग अलग है, लास्ट रिजल्ट सबका सेम ही आता है। अब जैसे इसके एक दो एग्जांपल आप लगा सकते हैं। आप वॉशिंग मशीन में, ड्रायर में कपड़े सुखाते हैं, तो ड्रायर में आपने बेतरतीबी से उसमें कपड़े ठूंस दिए, भर दिए, लेकिन जब ड्रायर बहुत स्पीड में घूमता है तो आप देखेंगे सारे कपड़े वृत्ताकार पथ में जो है आ जाते हैं पूरे। जब आप कपड़े बाहर निकालने वाले देखते हैं उसमें, तो सारे वृत्ताकार पथ में आ जाते हैं। अब वो वृत्ताकार पथ में आए सेंटर की तरफ, क्यों आए, अभिकेंद्रीय बल लगा। बाहर पानी निकल गया, क्यों निकल गया, जो बाहर की ओर बल लगा रहा था वो पानी निकाल देगा, जैसे अपकेंद्रीय बल। तो जो हल्की चीज है, पानी हल्का चीज है, तो उस ड्रायर में से पानी तो बाहर आ गया है, अंदर की ओर कपड़े इकट्ठे हो गए, किसके कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। सेम ऐसा ही दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल आपके घरों में रोजाना यूज करते हैं आप, बिलोने वाली मशीन जो आप यूज करते हैं, उसमें आप देखें जब दही में मशीन चल रही है तो मशीन भी वही वृत्ताकार पथ घुमा रही है, लेकिन जैसे जैसे घी बनता जाएगा तो वो भारी है, वो सेंटर की ओर इकट्ठा होता जाएगा और हल्की जो लस्सी है उसको वो बाहर की ओर फेंकता जाएगा। तो अंदर की ओर इकट्ठा होना अभिकेंद्रीय बल, बाहर की ओर लस्सी का निकलना अपकेंद्रीय बल। अब इससे ज्यादा एग्जांपल मेरे को लगता नहीं कि आपको और कहीं लिखे हुए मिलेंगे। तो यहां तक की क्लास में हमने गति को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। आगे के टॉपिक्स में हम गति के बारे में, चाल, वेग क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, और जो कुछ हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स जो आपके इस टॉपिक से बनने हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। किसी को अगर फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो वीडियोस को 2-3-4 बार देख लो, बस इतना ही है, और ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बर्डन नहीं है। जब आप बाकी सब्जेक्ट समझ सकते हो, मेरा ये मानना है कि जब हिस्ट्री समझ में आ सकती है, उसके सन याद रह सकते हैं, तो यहाँ तो ऐसा कुछ है भी नहीं, यहाँ तो बहुत ईजी सी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।